हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सीलेंट क्लासेस में। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में, देन हम जानेंगे कि जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या क्या इसके बारे में बताया हमें। देन हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के इंट्रोडक्शन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस, आयनिक कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैटर को। मैटर क्या होता है, किसे कहोगे आप मैटर? देखो बच्चे, मैटर जो है ना, कुछ भी या सब कुछ मैटर होता है। यानी क्या मतलब है इसका? तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। जी हाँ, हर वो चीज जिसके पास अपना एक मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, ऐसी सभी चीजों को हम मैटर कहते हैं, जिसे हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। तो ये मैटर, और चाहे वो चीज छोटी हो या बड़ी हो, हर चीज के पास अपना मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो मैटर है। तो सिंपली समझ लो कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ मैटर है। तो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि हमारे इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम महर्षि कनद था, उन्होंने सबसे पहले हमें एटम के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने कि जो मैटर होता है ना, वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से जो है कंपोज्ड होता है। यानी जो मैटर बना हुआ है ना, वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल पढ़ा है आपने, ऐसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर होता है एटम। इन्होंने ये कहा, और ये कैसा होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, और इन्होंने इसे नाम दिया था परमाणु। एटम नहीं, उस टाइम इन्होंने इसे परमाणु नाम दिया था। किसने दिया था? तो महर्षि कनद ने दिया था। इन्होंने हमें मैटर के बारे में बताया कि मैटर जो है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है और जिसका नाम इन्होंने परमाणु रखा था। किसने रखा था? महर्षि कनद ने। तो उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स आए। पता है कि जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो न सिर्फ इंडिया में, हर जगह कोई ना कोई चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। तो उस टाइम जो ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस था, उन्होंने, इन दोनों ने क्या बताया कि जो ये नाम आप सुन रहे हो ना एटम, इन्होंने बताया, एटम को कॉइन किया और इसका मीनिंग इन्होंने बताया इंडिविजुअल, मतलब एटमॉस। एट द एंड अगर आप बोलोगे एटमॉस, तो एटमॉस का मतलब ही होता है इंडिविजुअल। तो वही एटमॉस से ये नाम आया है एटम। तो समझ में आया कि इंडिया में महर्षि कनद ने परमाणु कहा था, जिसे हम आज एटम के नाम से जानते हैं। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं एटम के बारे में। तो एटम क्या होता है, कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, साइज कैसा होता है, सभी चीजों को हम समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या आती है कि जो एटम होता है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट में। किसी भी एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, और जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट होता है। किसी भी एलिमेंट की बात करो, पता है ना मैटर से एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट और फिर उसके बाद आप जानते हो मेटल, नॉन मेटल, अलॉय, ये सारी चीजें बनती है। तो इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे, हम एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो एटम जो होते हैं मोस्ट एलिमेंट्स के, वो हाईली रिएक्टेंट होते हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जहां पे एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो कैसे एटम्स होते हैं, कैसे एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम
आगे जान लेंगे। तो यहाँ हम जान लेते हैं। अब बात करें अगर हम एटम के साइज की, तो बच्चे एटम का जो साइज होता है ना वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। अब कैसा होगा? तो अगर हम बात कर लें इसके साइज की, तो इसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं। मतलब नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 राइज टू दी पावर 9, 10 राइज टू दी पावर -9, यानी 10 को आप -9 पावर रख दो, 10 को उतने टाइम आप डिवाइड करोगे तब जाके, यानी 9 टाइम जब आप डिवाइड कर दो तो सोचो कितना छोटा पार्टिकल आपको मिलेगा। दैट्स मीन अगर हम इसके थिकनेस को देखें इस तरीके से, तो आप उसको कितना भी बढ़ाओ, इतना बड़ा लो, इतना बड़ा रखो, कितना भी बढ़ाओ, वो थिकनेस कितनी होगी? एक पेपर के बराबर होगी। अगर आप मिलियंस में बात करोगे, कहां पर? मिलियंस में बात कर लो, एटम के थिकनेस को आप मिलियंस में रखो, मिलेगा कितना आपको? एक पेपर के बराबर, आपकी नोटबुक के पेपर के बराबर मिलेगा जब आप इसको मिलियंस में रखोगे। तो समझ में आ रहा है कि कितना छोटा होगा इसका साइज। तो द एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। और इसको जब आप मेजर करोगे तो ये नैनोमीटर में मेजर होता है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 राइज टू दी पावर -19 होता है। तो एटम के बारे में ये चीजें आपको पता रखनी है। तो यहां पर हम एटॉमिक मास को समझ लेते। एटम समझ में आ गया, एटम का साइज समझ लिया। अब हम एटॉमिक मास को समझ लेते। तो देखो, एटम जो कि बहुत ही छोटा होता है, एटम जो है वो बहुत ही छोटा होता है, तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा इसके मास को फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव स्केल को यूज करते हैं इसके लिए। यानी कि जो एटॉमिक मास यूनिट होता है जिसे AMU लिखा जाता है, AMU लिखा जाता है, या फिर यूनिफाइड मास जिसे U सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? U सिंबल से, स्मॉल u से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है, यानी AMU जब आप रखोगे तो 1 एटॉमिक, यहां पर डालोगे कि 1 AMU जो होगा वो डिफाइंड होगा एग्जैक्टली कितना? 1/12, 1/12 द मास ऑफ वन जो एटम है किसका? कार्बन का। ठीक है, कार्बन 12 के बराबर। अब कार्बन समझ गए, लेकिन ये 1/12 का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 AMU is defined as exactly 1/12 the mass of 1 atom of carbon, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है। तो यहां पे ये क्या बता रहा है? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, यानी कि किसी भी एलिमेंट के जब आप एटॉमिक मास को मेजर करोगे ना, तो आपको यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो कैसे? समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे? 16U लिखते हो, 16U, क्योंकि इसका जो यूनिफाइड मास है ऑक्सीजन का 16 ही होता है। अब यहाँ पे जो मास है 16 का, यानी कि 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो 16 टाइम, कितने टाइम? 16 टाइम हैवियर है किससे? कार्बन के, जो कार्बन का 12 एटम के 1/12 पार्ट के, किसके? कार्बन के 1/12 पार्ट के बराबर होगा। समझ में आया? यानी 16 टाइम हैवियर, इतना ज्यादा होगा 1/12 ऑफ कार्बन के 12th एटम के। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 12 होता है। तो इतना याद रखना है इस चीज से, और इस तरीके से, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट AMU से आप यहाँ पर एटॉमिक मास को रिलेट कर सकते हो। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को समझने से पहले हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। तो देखो जो ये लॉ है ना केमिकल कॉम्बिनेशन का, ये 18th सेंचुरी से पहले आया, ठीक है, 18th सेंचुरी से पहले। और किस बेसिस पे आया, तो ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री के बेस पे है, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री के बेस पर है। तो इसके 2 मेजर लॉ हैं। क्या क्या है वो, तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस या डेफिनेट प्रपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रपोर्शन या डेफिनेट प्रपोर्शन, ये 2 लॉ हैं, बहुत ही मेजर लॉ हैं किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो ये किस तरीके से दिया हुआ है, इसे आइए हम लोग समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे जो है लेवोजियर ने बताया था। हमें किसने बताया था, लेवोजियर ने बताया था। तो प्रिंसिपल क्या था इस लॉ का, ये लॉ ये कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है ना वो एज इट इज रहता है, उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसे भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग कैसे। तो देखो सबसे पहले इस बात को समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। जो इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है कि मास क्रिएट नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो इसका मतलब जो है ना ये है कि जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स में, मतलब कि किसी भी स्टार्टिंग मटेरियल्स जो भी चीजें होंगी रिएक्टेंट्स में, वो हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा टोटल मास के जो प्रोडक्ट होगा। टोटल जो प्रोडक्ट होगा उसके यानी न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होंगे उसके बराबर ही रहेगा। कैसे, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में भी है। तो व्हाट अ लॉग बर्न्स, हम क्या करते हैं, व्हेन अ लॉग बर्न्स, यानी एक लकड़ी को हम जला लेते हैं भाई। ऐसे आग लगाते हो ना लकड़ी में, ऐसे अब विंटर शुरू हो जाएंगे तो ऐसा करोगे सब बैठ के। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऐश, गैसेस, ये सारी चीजें होंगी। ये सब ओरिजिनल मास जो होगा ना लॉग का, उसके और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के इक्वल रहेगा। कैसे, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, वुड एंड ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या चीजें हैं, ऐश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। हाँ, अब देखो जलने से पहले क्या है, लकड़ी है, लकड़ी में ही तो आग लगा रहे हो। अब लकड़ी जब जल रही है तो बिना ऑक्सीजन के तो जल नहीं सकती, बिना ऑक्सीजन के तो आग नहीं लग सकती है, नहीं जल सकती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब ये तो रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में क्या होगा, यानी जलने के बाद क्या बच रहा है वहां पर, तो जब लकड़ी जलती है तो राख बनता है, बिल्कुल। एयर में क्या फैलता है, फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर क्या है कि जो टोटल मास था रिएक्टेंट का वो बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब कि वुड प्लस ऑक्सीजन करो रखोगे तो ऐश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों का मास जो है वो इक्वल रहेगा। और यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड लॉ की, जो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो जैसे देखो नाम से ही है कि कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब बराबर भागों में किसी चीज को रखना, जो उनका प्रपोर्शन हो वो हमेशा सेम हो। ये बात हमें किसने बताई है, तो जोसेफ प्राउस ने। और उनका प्रिंसिपल क्या था, उनका प्रिंसिपल ये था कि जब हम प्योर केमिकल कंपाउंड्स को रखेंगे तो एलिमेंट जो होगा वो ऑलवेज प्रेजेंट होगा, कैसा, फिक्स रेशियो बाय मास। कैसा होगा, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय अ मास। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो वाटर को हम क्या लिखते हैं, H2O। वाटर
इज इक्वल्स टू H2O। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाटर है वो ऑलवेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो इनका जो रेशियो होगा मासेस का वो ऑलवेज फिक्स होगा। और ये कितना होगा इसे कैलकुलेट करेंगे। ये रेशियो 1:8 होता है। और ये 1:8 कैसे होता है तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखो, जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का वो 1 यूनिट है, 1U है। और जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो 16U है। अभी बताया था पीछे मैंने, वो कितना है? 16U है। अब यहां पर जो हमने मास का रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है? H2O का निकालना है। HO का नहीं निकालना है, H2O का। तो हाइड्रोजन के 2, तो 2 into 1 is to 16। तो ये हो गया 2:16। और इसे जब आप कैंसिल करोगे तो यानी कि इसको क्या करोगे आप? 2:16 को जब रिड्यूस करते हो तो 1:8 मिलता है। और ये रेशियो जो है बच्चे ये फिक्स होता है, चाहे आप पानी कहीं से भी लेकर के आओ, वेदर वाटर इज फ्रॉम अ रिवर, लेक और अ लैब, कहीं से भी तुम इसे लेकर के आओ, इट्स होल्ड्स फिक्स रेशियो 1:8। और यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। समझ में आया? तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसके आगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।